बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, PSL 6 की बात करें तो पता नहीं इसके साथ क्या करनी है कि जब से ये स्टार्ट हुआ है कंटिन्यूसली प्रॉब्लम्स इसका साथ नहीं छोड़ रही। चाहे हम इसकी जो स्टार्टिंग सेरेमनी थी उसकी बात करें तो उसमें बड़े इख्तलाफात आए, फिर इसके सॉन्ग की बात करें तो सॉन्ग के ऊपर बड़ी एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। फिर जैसे ये स्टार्ट हुआ तो हमें देखा कि बहुत ज़्यादा लैप्सेस नज़र आए हमें, जो बायोस्फीयर बबल था उसके अंदर। फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली 14 मैचेस के बाद ये पोस्टपोन करना पड़ गया। फिर लेटर ऑन जब दोबारा स्टार्ट हुआ और बात हो रही थी पहले कि कराची के अंदर मैचेस होंगे, उस पर बड़ी डिबेट रही। फिर NCOC से भी बात की गई, उन्होंने कहा कि इसे ब्रॉड सेटल करने चाहिए, लेकिन इसके बैकएंड पे जो प्रेशर था वो फ्रेंचाइज ऑनर का था। उनका मानना ये था कि अब जो रिमेनिंग मैचेस हैं वो पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए। फिर उसके लिए PCB ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की, जहां उनको अप्रिशिएट करना चाहिए वो थोड़ा सा हम करते भी हैं कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। उनकी टीम ने ईद के डेज़ के अंदर भी ऊपर काम किया, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स कंटिन्यूसली हम देखते चले आए कि आलमोस्ट 2 वीक डेली स्पेकुलेशन यही होती रही कि शायद ये कैंसिलेशन की तरफ जा रहा है दोबारा, या पोस्टपोन हो जाएगा, या कुछ का कहना यह भी था कि नेक्स्ट सीज़न के साथ इन मैचेस को करवाया जाए। तो एक बड़ी लंबी इस पर डिबेट होती रही। खैर, अच्छी न्यूज़ ये है कि इवेंचुअली ये डिसीजन आ गया कि HBL PSL होने जा रहा है और रिमेनिंग जो हमारे 20 मैचेस हैं वो अब 9 से स्टार्ट होंगे। इन सब से बात करने के लिए आज जो मैंने अपने शो में इनवाइट किया वो हमारे जो गेस्ट है बहुत ही स्पेशल हैं। उनके इंट्रो में मैं क्या क्या बताऊं आपको। साबका चेयरमैन PCB भी हैं, फाउंडर ऑफ PSL कहा जाए तो बिल्कुल कहना बजाना होगा, प्रेसिडेंट PSL भी थे, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर भी थे, और एक बड़े माने जाने जो है हमारे जर्नलिस्ट भी हैं। सब जान चुके होंगे वन एंड ओनली नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बड़ी मेहरबानी, थैंक यू इरफान। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया। और मैंने जैसे पहले कहा कि आपका जो व्यू लग रहा है पीछे से, बिल्कुल ऐसे लग रहा है अबू धाबी बैठे हैं। तो PSL तो आपने स्टार्ट कर दिया है। ये अबू धाबी स्टेडियम की व्यू है। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, आपसे बड़ी लंबी डिस्कशन करनी है आज, और आपको इनवाइट करने का मकसद भी यही था कि काफ़ी क्वेश्चन है लोगों के माइंड के अंदर, एम्बिग्युइटी है PCB के रिगार्डिंग भी, तो सारी डिस्कशन करनी है। लेकिन मैं थोड़ा सा पहले आपके हवाले से बात करना चाहूँगा कि माशाल्लाह आपका जो कैरियर है वो बहुत लंबा है, बड़ा पुराना है आपका। मैं जो पूरा देखा जाए कि जर्नलिस्ट तो आपका सब जानते हैं कि बड़ा नाम है आपका। फिर आप केयर टेकर चीफ मिनिस्टर भी रहे, आपको 17 इम्तियाज़ भी दिया गया, और अब आगे चलें तो आपने जो एक लास्ट इनिंग्स के तौर पे जो PCB के चेयरमैन के तौर पे देखी, तो ये अपने सारे जर्नी को आप समराइज़ करें तो ये कैसा अपना लाइफ को देखते हैं आप? अरे, बड़ा पर्सनल सवाल पूछ लिया आपने। देखिए, मेरी हमेशा कोशिश ये रही है कि कोई ऐसा काम किया जाए जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट हो। जर्नलिज्म भी इसी सोच से शुरू की कि पब्लिक इंटरेस्ट को अपहोल्ड करना, और इसी सोच के साथ जब मुझे पीपल्स पार्टी ने नॉमिनेट किया फॉर चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद नून लीग ने एक्सेप्ट किया और PTI ने एक्सेप्ट किया और कंसेंसस हुआ कि हाँ, इन्हीं को चीफ मिनिस्टर बनाना है, तो वो भी एक, मैं समझता हूँ, ऑनर था। मैंने एक्सेप्ट किया, कंसेंसस था। इसी तरीके के साथ जब PCB में मैं आया तो मेरी यही कोशिश थी कि जो भी हो साफ सुथरा काम करना चाहिए, दयानतदारी के साथ करना चाहिए, और अल्लाह अगर साथ होगा तो कामयाबी हासिल होगी। बिल्कुल ठीक बात। और बड़ी मेहनत से काम किया, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जो काम किया, वो जो जिम्मेदारी दी गई थी वो निभाई। उससे बड़े लोगों का शुक्रिया अदा मैं करता रहा हूँ और करता जाऊंगा। PSL, खुसूसन PSL में, उसमें पाकिस्तान की अफवाज का, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज का, प्राइम मिनिस्टर साहब का, चीफ मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब का, मतलब है मैं किस किस का शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि उनके बगैर ये PSL पाकिस्तान आ नहीं सकता था। ठीक बात। और फिर हम लेके आए, उसमें फ्रेंचाइजीज का शुक्रिया अदा करना, वो घबराए हुए थे। एंड मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया, मीडिया ने बड़ा प्रेशर भी डाला कि लेके आए, तो फिर ले आए। तो मैं समझता हूँ ये एक नेशनल असासा हमने बनाया। बिल्कुल। तो इसी किस्म की सोच के साथ मैंने जिंदगी ऐसी गुजारी। अच्छा माशाल्लाह। और आपकी अगर फैमिली की बात की जाए तो माशाल्लाह सारे बहुत बड़े नाम, जैसे आपका इंट्रो करवाया माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम, फिर आपकी मिसेस की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए, बेटा सिंगर, बेटी एक्ट्रेस, तो वो पूरी फैमिली तो सारी सेलिब्रिटीज़ की फैमिली है। तो फैमिली का एटमॉस्फेयर कैसा रहता है आपका, कि सारी फैमिली वाले एक दूसरे को सेलिब्रिटी के तौर पे ट्रीट करते हैं? एक्चुअली नहीं करते। अच्छा।
वो जुगनू जो है वो अब इंडिपेंडेंट एमपी हैं जी। पंजाब के अंदर, और अली जो है वो एज यू नो इज अ क्लासिकल वोकलिस्ट, और मीरा इज नाउ एन ऑथर। मेरा ख्याल है वो ही दो अब सेलिब्रिटीज रह गई हैं हमारी फैमिली में। हम तो फारग हो चुके हैं। सही है। नहीं नहीं, आप माशाल्लाह बहुत बड़े हमारे सेफ्टी हैं। अच्छा, पहले मैं कुछ बात करना चाहूँगा पीएसएल के हवाले से। अच्छा सर, पीएसएल की बात करते हैं। माशाल्लाह जिस तरह आपने स्टार्ट किया इस लीग का, और आपको बिल्कुल, चाहे जब तक पाकिस्तान में क्रिकेट का नाम रहेगा, पीएसएल का नाम रहेगा, आपका नाम ज़रूर एसोसिएट किया जाएगा, जिस तरह आप उसको लेके चले। अब ये बताइए कि कोविड के अंदर हम सब जानते हैं कि बड़ा अनसर्टन सिचुएशन थी, पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स हैम्पर भी हुई, दोबारा से स्टार्ट भी किया गया। पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाने लगा हूँ कि ये जो लैप्सेस हमें बायोस्फीयर बबल के लिहाज से हुए, ये और डॉक्टर सुहेल को इसमें सारा इल्ज़ाम ठहरा के उनसे रिज़ाइन ले लेना, क्या ये जस्टिफाइड था? और जो लैप्सेस जिस किस्म के हुए, जिस तरह सेम होटल के अंदर शादियां हो रही हैं और कटिंग हो रही है, बाहर से टेक अवे आ रहे हैं, जो आपका स्टाफ था कराची स्टेडियम का वो भी बायोस्फीयर बबल का पार्ट नहीं था, दे यूज टू गो होम बट कम बैक एज वेल। तो इस तरह की जो सारे लैप्सेस थे, आपको लगता नहीं है कि ये पहले ही ऑलरेडी बड़ा वीक था, ये जो क्राइसिस होने थे वो होने ही थे उसमें? इसमें डॉक्टर सुहेल की कोई गलती नहीं है। मैं उन्हें बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, उनकी काबिलियत को भी मैं पहचानता हूँ और उनकी लिमिटेशंस को भी मुझे मालूम है। 5 साल मैंने काम किया उनके साथ। जी। डॉक्टर सुहेल प्रोटोकॉल्स बनाए थे उन्होंने, ठीक है। कि जी ये नहीं होना, ये नहीं होना, ऐसे होना है, ऐसे होना। ठीक है। उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो डॉक्टर्स नहीं करते, वो सिक्योरिटी के लोग करते हैं। ठीक। तो इन्होंने तो वो किया ही नहीं ना। इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि डॉक्टर सुहेल को इन्होंने स्केपगोट बना दिया है, एक कुर्बानी कर दी है उनकी, वो ज्यादती की है। और ये सारी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, जिन्होंने प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया, कोई एजेंसी नहीं ली। फिर बाद में हमें कहने लगे कि हम बाहर से लोग ले आएंगे, वो प्रोटोकॉल्स जो है उनको इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो भाई अगर ऐसी बात थी, अगर आप खुद नहीं कर सकते थे तो पहले ही बाहर से बुला लेते। दूसरी बात, हमने भी तो प्रोटोकॉल्स बनाए थे और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने बैठ के टेररिज्म, ओहो कैन यू इमेजिन, उस वक्त तालिबान धन आ रहे थे। जी बिल्कुल। कोई यहाँ आने के लिए तैयार नहीं था। कोई गैस स्टोव भी कहीं फट जाती तो लोग ऐसे कहते थे पता नहीं बम फट गया, भागो 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 जी। तो हमने जो प्रोटोकॉल बनाए थे सिक्योरिटी के, उसको फॉलो किया था, करवाया था ना। तो बात यह है कि ये मैनेजमेंट का इश्यू होता है। अब दुनिया में भी तो बायोसिक्योर बबल्स, ये लोग गए हैं ना, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड गए हैं, वहां बोर्ड्स ने अपनी हुकूमतों के साथ मिलकर बायोसिक्योर बबल्स की सिक्योरिटी जो है ना वो इम्प्लीमेंट करवाई है। यहाँ तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया ऐसे। तो मैं ये समझता हूँ इसमें डॉक्टर सुहेल की गलती नहीं है, इन्हीं मैनेजमेंट की गलती है। बड़े नादान लोग हैं ये, बच्चे आ गए हैं वहाँ जिनको कुछ पता नहीं है, और बहुत सी सिफारिशी हैं वहाँ। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा अब अगली तरफ जाने लगा हूँ। फिर जिस तरह फ्रेंचाइज वालों ने तमाम ने प्रेशर डाला, मैंने इंट्रो में भी बात की, और उन्होंने कहा कि इसको यूएई के अंदर होना चाहिए, और इन्होंने फिर इंग्लैंड की कंपनी भी रेक्टरा हायर की इस तमाम बायोस्फीयर बबल को मोनिटर करने के लिए। उसको भी अच्छी खासी पेमेंट की है, आलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 48 करोड़ जो है वो पे किया है। फिर इसी तरह हमने देखा कि कितने दिन से जो स्टाफ मेंबर और जो पीसीबी के काम, अब टीमें सारी उधर ठहरी हैं। 5 स्टार होटल में आपको पता है एक रूम में एक को ठहराना, क्योंकि बायोस्फीयर बबल चल रहा है। तो एक्सपेंस के लिहाज से एक तो बताइएगा कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर इस पे लग रहा है। दूसरा ये बताइए कि और जो कंटिन्यूसली 2 वीक पूरे मीडिया के ऊपर स्पेकुलेशन होती रही, पीसीबी खुद भी अनसर्टन था। मैंने समी साहब से बात की, उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा सब चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं डिस्पाइट ऑफ द परमिशन। हमने ब्रॉडकास्टर का चाहे इशू उठा लें, यूएई के अंदर जब आए उनकी लैंडिंग का मसला आया, साउथ अफ्रीका और इंडिया से जो आए, प्लेयर के वीज़ों का मसला आया, सरफराज अभी कुछ दिन पहले गए, अभी कुछ प्लेयर अभी भी पेंडिंग है जो लाहौर में अभी स्टे किया हुआ है। तो आप ये सारे मैनेजमेंट और ये जो इश्यूज है इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको याद होगा कि हर पीएसएल के लिए हमारी पहले एक रेकी टीम जाती थी जी, उसके बाद फिर और टीम जाती थी, फिर मैं जाता था जी। जब तक पीएसएल लॉन्च होके अपनी रेलगाड़ी की तरह चलना नहीं शुरू हो जाता, मैं वहां 4-5 मैच देख के आता था। ठीक और बात। सारे जो नेगोशिएशंस होती थी, सिक्योरिटी की, बैजेस की, ग्राउंड की, लाइट्स की, वीआईपी बॉक्सेस की, ये सारी बोर्ड के साथ बैठ के हर रोज बैठ के मीटिंग्स होती थी। मैं ये समझता हूँ ये, और वो दुबई में था जिनको बहुत सा एक्सपीरियंस था। यहाँ 2 प्रॉब्लम्स हुए। पहली बात तो ये है कि इन्होंने दुबई में क्यों नहीं किया। अच्छा, मेरी इतला के मुताबिक दुबई एमिरेट्स बोर्ड जो है वो बड़े नाराज है इनसे। अच्छा। इन्होंने बात की, फिर एकदम उठ के चले गए और अबू धाबी चले गए। अब ये क्यों अबू धाबी गए हैं, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक है। कि क्या बात है, दुबई में क्यों नहीं कराया, अबू धाबी क्यों गए। क्योंकि इसमें मेरा ख्याल है कुछ ऐसी चीजें निकलेंगी जो कि थोड़ी सी सरप्राइजिंग होंगी।
और लगेगा ऐसे कि ये गड़बड़ हो गई है यहाँ। ठीक। अच्छा, अब अबू धाबी में हमने क्यों नहीं कभी करवाया मैच? कभी पूछा किसी ने? तो वजह होगी ना। जी बिल्कुल ठीक। अबू धाबी की जो स्टेडियम की जो अथॉरिटी है ना, वो एक घोड़ा चला रहा है उसको। अच्छा। उसको फ्रैंकली मेरे हिसाब से मेरी 2 दफा उससे नेगोशिएशन हुई है और मैंने देखा है कि बिल्कुल पैदल है वो। अच्छा। और वो उसके जो अप्रोच है वो बिल्कुल कमर्शियल किस्म की अप्रोच है और मैनेजमेंट अप्रोच नहीं है। इसीलिए हमने एक मैच भी पीएसएल का अबू धाबी में नहीं करवाया। बिल्कुल ठीक। वेयर शारजा एंड दुबई बिल्कुल गेयर्ड अप है, वो वहां हमेशा मैचेस होते हैं। हमने मेरा ख्याल है 5 साल में एक मैच मर के, वो भी बड़ी सिफारिशें उन्होंने करवाई, तो हमने एक टेस्ट मैच एक टीम थी मेरा, ऑस्ट्रेलिया थी या कोई और टीम थी, न्यूजीलैंड थी, वो हमने अबू धाबी में कराया था बस। वहां हर किस्म के प्रॉब्लम्स हैं और वहां की गवर्नमेंट भी बड़ी कंजर्वेटिव है, बड़ी ब्यूरोक्रेटिक है। दुबई इज नॉट सच ए ब्यूरोक्रेटिक सिटी, वो तो वेलकम करती है लोगों को, नॉट अबू धाबी। अबू धाबी जैसे कैपिटल होते हैं बड़े सेडेट और कंजर्वेटिव किस्म के। इन्होंने मेरा ख्याल है ये गलती की, अबू धाबी गए, इनको दुबई में ही कराना चाहिए था। और ऑनेस्टली अगर दुबई में नहीं तो शारजा में करा लेते, सस्ता भी होना था और अगर कोविड कंट्रोल आ गया तो वहां स्टेडियम भी हर मैच पे भरा होना था। सारे पाकिस्तान की लेबर फोर्स जो है वो वही है। तो पता नहीं इन्होंने क्यों ये इस किस्म के फैसले किए हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। वहां तो स्टेडियम ही देखने कोई नहीं जाएगा। जी अभी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है नजम सेठी साहब के साथ, बट अभी इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से वापस आके इनसे ज़रा डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नजम सेठी साहब से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। यूएई के अंदर हमने देखा कि हर स्टेट की सिटी की डिफरेंट उनकी प्रोटोकॉल्स हैं। जो आपने बिल्कुल राइटली सेड कि जो अबू धाबी की गवर्नमेंट है वो 7 to 10 डेज़ के क्वारंटाइन पीरियड के अलावा अलाउ ही नहीं करती किसी को एंटर होने की। तो आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है कि ये दुबई वगैरह होना चाहिए। अच्छा सर, इसमें एक मेरा समी साहब से भी मैंने क्वेश्चन किया कि आपको नहीं लगता कि चेयरमैन को खुद जाना चाहिए था, या एटलीस्ट सीईओ वसीम खान जो हैं, जो अभी इंग्लैंड में थे और वो वर्चुअल मीटिंग करते रहे, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो फिजिकली इधर जाते। और जो सलमान नसीर ने आल दो बड़ी अच्छी एफर्ट की और जाकिर खान उनके साथ है, तो सीईओ को खुद लीड करते हैं या चेयरमैन खुद लीड करते हैं सारे इस मैटर को? देखिए, पहली बात यह है कि जाकिर खान बहुत इनकॉम्पिटेंट शख्स है, उसके हवाले से कुछ भी नहीं करना चाहिए था। ये इसमें कोई छुपी भी बात नहीं है, हमारी मजबूरी थी इसलिए हमने उनको रखा, मगर हमने कोई जिम्मेदारी नहीं दी उनको। मगर चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव, इनको थ्रू आउट दिस क्राइसिस पीरियड इनको वहां होना चाहिए था। मैं हमेशा क्राइसिस पीरियड में वहीं था, मेरी पूरी टीम के टॉप लीडरशिप वहां होती थी, वो लीड करते थे तो फिर जाके मसले होते थे। ये सेकंड लेवल टीम टीयर की बात ही नहीं है कि ये इस किस्म के मसले जो होते हैं जहां टॉप ऑफिशियल्स के साथ बात करनी पड़ती है रास्ते खोलने के लिए, ये बस की बात नहीं है। ठीक, तो यहाँ तो फॉरेन ऑफिस ने भी इनकी हेल्प की किसी की कोई मसले कुछ हल हो जाए, तो इसलिए मानी साहब को भी वहां होना चाहिए था और वसीम को तो दिन रात वहां होना चाहिए। और पता ये लगा कि 2 दिन पहले ये आ गए हैं, उससे पहले ये नंबर 2 रैंक के जो सारे पीसीबी ऑफिशियल थे, नंबर 2 और नंबर 3, वो लगे रहे हैं भाग दौड़ करने। उनके बस की बात नहीं है, वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं सही लिख सकते या पढ़ सकते। बिल्कुल ओबियसली फिजिकली, और मेरा मानना ये भी कि फिजिकली होना बड़ा मैटर करता है। वर्चुअल से तो आप कभी वो चीज़ कन्वे नहीं कर सकते जो आप फिजिकली अपीयरेंस आपकी मैटर करती है। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं बात एक्सपेंडिचर के वाले से भी करना चाहूँगा। अभी जिस तरह तमाम फ्रेंचाइज ऑनर का मसला आपको पता है, काफ़ी हाई कोर्ट में भी लास्ट ईयर इनको ले गए, और उसके अलावा फाइनेंशियल्स को लेके हाई कोर्ट ने कहा कि आपस में बैठ के सेटल डाउन करें। 1-2 इनकी सिटिंग भी हुई, अच्छे माहौल में इनकी सिटिंग हुई, खबरें तो यही हैं। बट अभी भी जिस तरह जब यूई के अंदर बात आई होने की, तो उन्होंने कहा कि आप सारा बेयर करेंगे, और पीसीबी ने इसको एडमिट भी कर लिया कि वी विल टेक ऑल द एक्सपेंडिचर। तो आप जो एक्सपेंडिचर आ रहा है इसको कैसे देखते हैं, और ये क्या पीसीबी के ऊपर, क्योंकि ओबियसली है तो पैसा आवाम का जी, ये कितना ज़्यादा एक उसमें लगता है कि ये डेंट डालेगा फ्यूचर में? देखिए, 2 डेंट पड़ेंगे पीसीबी के ट्रेजरी को। एक तो ये सारे खर्चे जो हैं ये सारे पीसीबी को पैसे देने पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा बात ये है कि पीसीबी को जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने साइन किए हुए ब्रॉडकास्टर्स के साथ, और आगे ब्रॉडकास्टर्स ने आगे किए हुए, वो सारे जो है ना वो चैलेंज होंगे। ठीक, वो पहले ही चैलेंज हुए हैं, अब फिर और चैलेंज होंगे कि ये, और वो पैसे जो है वो कटौतियां करनी पड़ेंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि पीसीबी को जो सेंट्रल पूल का रेवेन्यू है वो भी कम होगा, खर्चे भी ज्यादा होंगे, और इनको अपनी जेब से बहुत बड़ी जेब काटनी पड़ेगी और ये मसले को हल करना पड़ेगा, नहीं तो अदालतों में फिरेंगे और पीएसएल और डैमेज होगा।
तो सर इसमें आप क्या समझते हैं कि अभी फ्यूचर में इसको क्या प्लान करना चाहिए, क्योंकि अभी अनाउंस तो पीसीबी ने किया है कि नेक्स्ट जितने भी पीएसएल मैचेस हैं वो आगे से ऑनवर्ड 7 पीएसएल 7 से लेके और हम प्लान करेंगे कि पाकिस्तान में ही करें। तो इसके लिहाज से कोई आपके पास सजेशन या एडवाइस है, बिकॉज यू नो बेटर देन एनीवन? देखिए, मैं तो यही कह सकता हूँ कि ऑब्वियसली पाकिस्तान में होने चाहिए। और बाय द वे ये सारे हो सकते थे पाकिस्तान में, ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर आप इंग्लैंड में जाके खेल सकते हैं और न्यूजीलैंड में खेल सकते हैं तो आप पाकिस्तान में क्यों नहीं खेल जी। और वहां तो वहाँ कोविड भी ज्यादा खतरनाक स्टेज पे था, हमारे यहाँ तो इतना सीरियस कोविड भी नहीं हुआ जी। तो बात यह है कि अगर ये बायोसिक्योर बबल का इशू ना बनता तो यही होने थे ना। और पिछले साल भी इन्होंने बहुत बड़ी हमाकत की कि जब ये इन्फेक्शन शुरू हुई तो इन्होंने ये फैसला किया कि जी अभी हम रोक देते हैं, क्योंकि स्टेडियम्स में लोगों को आना बंद कर दिया। ठीक। तो क्या फर्क पड़ता था, आप स्टेडियम बंद करके मैच करा लेते जी। कोई इशू नहीं था ना, बिकॉज वहां भी तो अभी जाके ऐसे ही हुआ है ना कि स्टेडियम बंद करके खेल रहे हैं। ठीक। सारी रेवेन्यू 10% रेवेन्यू गेट से आती है, गेट मनी से स्टेडियम बनने में, बाकी 90% तो टेलीविजन से आती है। ठीक बात। और सारी दुनिया का यही रेवेन्यू मॉडल है। तो वो दरवाजे बंद करके प्लेयर्स को क्वारंटीन करके वो कर लेते। तो एट बोथ स्टेजेस इन्होंने गलत फैसला किया। पिछले साल भी बहुत नुकसान पहुंचाया इन्होंने, बंद करके उठ के चले जी अब दुबई में जाके कर लेते हैं, अभी ये कर लेते हैं, चले बाद में पाकिस्तान में कर लेंगे। वो तसलसल टूट जाता है, स्पॉन्सर्स भाग जाते हैं, इस किस्म की मिसमैनेजमेंट हो रही है। छोड़ो यार, वो जो रेट्स मिलने होते हैं आपको वो नहीं मिलते, जो ब्रॉडकास्टर ने आपको कहा होता है कि मैं इतने पैसे दूंगा वो नहीं देता। वो कहता है यार टेलीविजन ऑडियंसेस ही रह गई हैं, तसलसल टूट गया, ब्रांड की वैल्यू गिर गई है। बिल्कुल तो पिछले साल भी गलती की और इस साल उससे भी बड़ी गलती की। तो ये दिस इज इनकॉम्पिटेंट, ऑनेस्टली इट इज इनकॉम्पिटेंट। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँगा। तो सर आप नहीं समझते कि इसमें अगर हम किसी जिम्मेदार करना चाहिए, बाबर महमूद का नाम भी लिया जाता है कि वो रिस्पॉन्सिबल, कोई सीईओ को कहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है सारी चीज़ों के, क्या आपको लगता है कि चेयरमैन या इनमें से किसी अगर एक का नाम लेना पड़े हमें तमाम मिसमैनेजमेंट का, तो आपकी नज़र में, क्योंकि बिकॉज आप सारी सीट्स पे काम भी कर चुके हैं, तो आपकी नज़र में कौन है मेन बंदा जो रिस्पॉन्सिबल है सारे इस ब्लंडर का? देखिए, टॉप मैनेजमेंट ही होती है ना जो बाकी टीम को सिलेक्ट करती है। तो टीम को किसने सिलेक्ट किया है आप खुद ही जानते हैं जी। अब बड़ी दिलचस्प बात है कि मानी साहब ने टीम की तो सिलेक्शन की है अपनी मैनेजमेंट टीम की, मगर बड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि वसीम साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है इस्लामाबाद से एयरलिफ्ट करके भिजवाए गए हैं। अच्छा। तो मानी साहब तो पहले स्टेज पे ही मेरा ख्याल है उनके हाथ कंट्रोल में नहीं था कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। इसी तरीके के साथ उनका जो हेड ऑफ सिक्योरिटी है वो भी मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद से एयरलिफ्ट करके आए हैं। इसी तरीके के साथ कुछ लोग हैं जो कि अब बड़े ओहदे पे आ गए हैं, लाइक जाकिर, वो भी इस्लामाबाद के बटन से आ रहे हैं। इसी तरीके के साथ एक दो और लोग हैं जो कि प्रमोशंस हो गई हैं, वो भी इस्लामाबाद की वजह से आ रहे हैं, बिकॉज उनकी लॉयल्टीज मेरे जमाने में उन्होंने शिफ्ट कर दी थी, तो उनको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। मतलब वो उनके काम नहीं है मगर वो उनको बना दिया, एक और जगह पे डाल दिया। इस किस्म की बातें हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा। ये हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी चेंज किया गया, डिपार्टमेंट क्रिकेट को ख़त्म करके रीजनल क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया गया। एज वी नो कि खान साहब का ये बड़ा पुराना विजन था, ड्रीम था। आपके टाइम पे भी ऑब्वियसली प्रेशर आ रहा होगा कि इसको इंट्रोड्यूस किया जाए, बट आपने उसको कंटिन्यू किया। आप नहीं समझते, चलें हम इसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, न्यूजीलैंड में चल रहा है, चले होना भी चाहिए था, आपके क्वालिटी के प्लेयर्स निकलते हैं, बट जो 600-700 लड़का जॉबलेस हो गया है, और प्लस जैसे अभी क्लब क्रिकेट की अब रजिस्ट्रेशन जारी की है इन्होंने, अभी सेकंड ईयर से पहली टीयर में जो लड़का आने का कोई क्राइटेरिया ही नहीं रहा, क्योंकि क्लब क्रिकेट अभी नहीं हो रही, आपके डोमेस्टिक के नीचे कोई लेवल नहीं है जहाँ से लड़का ऊपर आएगा। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह डिपार्टमेंट भी चल रही थी साथ ये भी चलता रहता, जब ये स्टैब्लिश हो जाता सिस्टम फिर हम उसको डिपार्टमेंट को बंद कर देते, ये कितना नुकसानदेह है? देखिए, आपने कहा कि मेरे पे भी शायद प्रेशर आया हो कि इस किस्म का सिस्टम लाया जाए। कतन कोई प्रेशर नहीं था, डिस्कशन भी नहीं थी इस चीज के ऊपर। जब मैं आया तो मैं इमरान खान साहब से पूछा मैंने, और मैंने माजिद खान साहब से पूछा कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो उन्होंने यही इसी किस्म की बात की कि डिपार्टमेंट्स को खत्म कर दो, रीजनल क्रिकेट को सपोर्ट करें। मोटी बात, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। ठीक। मैं वापस आया बोर्ड में, मैंने हारून रशीद और बाकी लोगों को बुलाया, मैंने कहा भाई देखिए इसमें वजन तो है रीजनल क्रिकेट में, हमारी रीजनल क्रिकेट इतनी रीजनल नहीं है जितनी होनी चाहिए, फैन बेस नहीं है, और ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनका तो कोई फैन नहीं है, वो फैन बेस होता है, फैन बेस के साथ ये चीज चलती है। तो इन प्रिंसिपल ये जो टीम्स हैं, ये जो स्पॉन्सर्स हैं, इनको रीजनल करना पड़ेगा। तो हमने कहा इससे और अगर हम डिपार्टमेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं
कि डिपार्टमेंट्स जो हैं वो स्पॉन्सर्स बन जाए मगर ब्रांड ना बने, ब्रांड कोई और बने, ठीक है। ब्रांड पंजाब बने या कोई केपी बने, मगर जैसे पीएसएल का ब्रांड एचपीएल बना है जी। मगर है पीएसएल के जो फ्रेंचाइजेस है वो रीजनल है, जिसके बेसिस के ऊपर फैन बेस बनता है। मैंने कहा इसी तरीके के साथ अगर हम डिपार्टमेंट्स को कन्विंस कर लें कि आप स्पॉन्सर बन जाए, जैसे एचपीएल बना है पीएसएल का, बिल्कुल ठीक है। मगर टीमें जो हैं वो रीजनल होनी चाहिए। उसके साथ ये होगा कि वो हर टीम का ख्याल रखेंगे और वही सिलसिला चलता रहेगा, नाम बदल जाएगा और उनको भी उनको पैसे भी खर्च करेंगे, सब कुछ चलेगा और हम रीजन भी बना लेंगे। तो ये मेरा प्लान था। हमने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की कि इसको डेवलप किया जाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आया, डिपार्टमेंट्स तैयार नहीं थे, वो कहने लगे नहीं, और शोर भी पड़ गया, समझ नहीं आई लोगों को। उनका ख्याल था मैं डिपार्टमेंट्स को हम खत्म करना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं डिपार्टमेंट्स का नाम बदल के और उनके रिवाइवल करना चाह रहा था कोई और तरीके के साथ। वो इतनी कंफ्यूजन हो गई कि मैं कहा यार छोड़ो, ये तो गले ही पड़ गए। नेशनल असेंबली में सवाल खड़े हो गए, ओ जी डिपार्टमेंट्स को खत्म कर रहे हैं, जी डिपार्टमेंट्स को खत्म कर रहे हैं। तो बहरहाल तो अब या इन्होंने क्या किया, ये अब आए, हमने छोड़ दिया। हमने कहा अभी ये इसमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं, इसको आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके, ये हो सकता है कि अगर मेरी टर्म पूरी हो जाती है चेयरमैन, अभी तो 1 ही साल हुआ था मेरा, अगर 2 साल मुझे और मिल जाते तो मैं शायद इस मॉडल को एक रियलिस्टिक किस्म का मॉडल, जिसमें डिपार्टमेंट्स भी रहती, डिपार्टमेंट्स के पैसे भी जाते, क्रिकेटर्स भी रहते, उनकी तनख्वाहें मिलती, उनको वो काम मिलता, और हम इसको एक रीजनल तरीके के साथ हम कर लेते। 8 टीमें कर लेते, 9 कर लेते। अरे भाई इंग्लैंड के अंदर इतनी काउंटीज हैं तो जरूरी है 6 टीमें करना, ये क्या बात है? और भी बड़ा कुछ हो सकता था। तो अब यहाँ आके ये फिसल गए। इन्होंने एक नई आइन लिया है, हमारी आइन को उड़ा के बाहर फेंका है। इस आइन के अंदर जो है उसके अंदर एक भी इलेक्टेड बंदा नहीं है, सारे मानी साहब ने अपॉइंट। उसके बाद इन्होंने डिपार्टमेंट खत्म कर दी, मगर उनका जो दूसरा ढांचा तैयार करना था वो तैयार नहीं है। क्लब्स को डीएक्टिवेट कर दिया है या उनके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया है कि उनको समझ नहीं आ रही है हम कहाँ हैं, कहाँ जाएं। जिस किस्म के कहते हैं साइन करें, और उधर से क्रिकेट की जो फ्लो ऑफ क्रिकेटर्स थी वो खत्म होगी। और फिर इन्होंने एनसीए के अंदर भी तब्दीलियां ले आए हैं बहरहाल। अब तो ये काफी कुछ इन्होंने किया है जो कि सोचे समझे बगैर उसके क्या नतायज होंगे उन्होंने ये कर दिया, और अब फंस गए हर चीज के अंदर। डोमेस्टिक क्रिकेट भी बिल्कुल बैठ गई है और आप देख ही रहे हैं पीएसएल का क्या हाल है। जी नजम साहब से गुफ्तगू जारी है, बट इनसे वापस आके इनकी चिड़िया के हवाले से पूछेंगे कि वो क्या राज है। स्टे विद अस। वेलकम बैक स्पोर्ट्स क्लब। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो आप पे भी एलिगेशन लगता था कि आप जर्नलिस्ट हैं और आप नहीं, फर्क है ना जी। जर्नलिस्ट जो है वो मेरा पैशन है, मेरा पेशा जो है इज बिजनेस एंड मैनेजमेंट। मेरी डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इज इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है मैंने पढ़ाया भी है यूनिवर्सिटीज में बिजनेस एंड मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। बिल्कुल ठीक। तीसरी चीज ये है मैं बिजनेसमैन भी हूँ, मेरे अपने कारोबार भी हैं एंड दे आर सक्सेसफुल। तो मुझे बिजनेस भी आती है, मुझे नेगोशिएशन भी आती है। क्रिकेट तो पैशन है मेरा, ठीक, दैट्स ऑल। जर्नलिज्म मेरा पैशन है ना, जर्नलिज्म मेरी रोटी पानी आती है ना कुछ और आता है, ये मेरा पैशन है। बाकी तो कारोबार मेरे चल रहे हैं अल्लाह खैर। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में आपसे एक वैसे जनरल मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि आप पे जब भी क्रिटिसाइज होता था आप हमेशा बड़े काम, कूल और कलेक्टिव रहते हैं। ये क्या नेचुरल है आपके अंदर या आपने ये ग्रेजुअली बिल्ड किया आपके अंदर? मतलब मैंने कभी अपनी पूरी लाइफ में आपको बहुत फॉलो भी किया, कभी आपको अग्रेसिव नहीं देखा किसी भी बात के अंदर। तो ये कैसे आपने डेवलप किया अपने अंदर? देखिए मैं शुरू में तो टू बी ऑनेस्ट में बड़ा हिल गया था। अच्छा। कि इतना हॉस्टाइल मीडिया मैंने नहीं देखा, मेरा ख्याल ही नहीं था कि इतना हॉस्टाइल मीडिया मुझे मिलेगा। अब क्या उसकी वजह थी, मेरा ख्याल है कुछ वजह होगी। बहरहाल मीडिया का हक है, नहीं जानते थे, उन्होंने सोचा सिफारशी आ गया है, इसको क्या पता, इससे कभी क्रिकेट खेली नहीं और मेरी बैकग्राउंड के बारे में भी नहीं पता। तो शुरू में तो बड़ी हॉस्टिलिटी थी। आहिस्ता आहिस्ता व्हेन आई स्टार्टेड टू इंटरैक्ट एंड स्टार्टेड टू एक्सप्लेन थिंग्स। मगर मैं एक बात बताऊं, जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन दें आप, कोई नहीं मानता। वो कहते हैं और भाई पुडिंग लेके आओ, खिलाओ, हाँ ये पुडिंग है। तो अगर आप दूर से दिखा दें कि मेरे पास पुडिंग हो गया, केड़ी पुडिंग वो कहते हैं अंग्रेजी में मुहावरा है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग ऑफ इट। अगर हम फेल हो जाते हैं अपने इनिशिएटिव्स के अंदर तो जूतियां मारनी थी लोगों ने, कहना हम पहले ही कहते थे। तो अगर हम कामयाब हो गए और बड़े मुश्किल हालात में और बड़ी मुश्किल हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे तो फिर लोगों ने कहा नहीं यार गल तो ठीक है, असी से सोचा सी। अब वही हो रहा है, मुझे लोग फोन करके कहते हैं जी आपके जाने के बाद याद आए। हाँ, नहीं वो आपने मुझे याद है आपकी स्टेटमेंट भी।
कोई बात नहीं, चलो अच्छा हुआ कभी याद तो आ गए। नहीं नहीं, आपके क्रिटिक्स उस टाइम भी कुछ कहते थे और बाद में तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनके इख्तलाफ आपके साथ अपनी जगह पे होंगे, बट एवरीबॉडी एडमिटेड दैट थिंग कि जिस तरह आपने बोर्ड को लेके चले, जिस तरह पीएसएल को लेके चले, उसकी मिसाल ही नहीं मिलती। अच्छा सर, थोड़ा सा वो चिड़िया के लाइटर नोट पे बात कर लेते हैं। वो चिड़िया आपको जो सोर्सेज होते थे आपके आपके शो के अंदर भी, वो बड़ा टाइम के, वो ज़रा उसका भी हमें बता दें, वो किस तरह आपने वो डेवलप की, ये बात शुरू हुई कि चिड़िया मेरी चिड़िया ने बताया, तो लाइटर नोट पे ये भी शेयर कर दे ज़रा। देखिए ऐसे है कि मुझे जर्नलिज्म में मेरा ख्याल है 35 इयर्स हो गए। ठीक 35 इयर्स में मैंने दो फलसफे फॉलो किए। ठीक। एक ये कि फैक्ट्स को नहीं लूज करना चाहिए साइट। फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जज्बात अपनी जगह पे, प्रेजुडिस अपनी जगह पे, मगर हकीकत जो है वो पहले पहचाननी चाहिए, असली हकीकत है क्या, ठीक। फिर तब करना चाहिए। तो ये मैंने अपने ऊपर बड़ी सख्त पाबंदी लगाई कि अगर फैक्ट्स नहीं पता तो तबसरा मत करें, ठीक। और अगर करते हैं तो उसके अंदर गुंजाइश छोड़ें कि अगर फैक्ट्स मुख्तलिफ निकले तो आप अपने आप को बचा सकते। पहली ठीक। दूसरी बात ये कि मैंने 30-35 साल में बड़े हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स डेवलप किए जी। और वो आज तक मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं और मैंने कभी उनको बिट्रे नहीं किया। ठीक। आपको पता हो, कभी रिवील भी नहीं किया। आपको पता होगा कि अमेरिका में वो एक डीप थ्रोट सुना होगा आपने जी। जो कि एक ब्यूरोक्रेट था वाशिंगटन डीसी में, वो बहुत सी खबरें लेके आता था, प्रेस को देता था। बड़ी अरसे उसका किसी को नहीं पता था उसका नाम क्या है। उसको उन्होंने नाम रख दिया डीप थ्रोट। अच्छा। गहरी थ्रोट। डीप तो मतलब उसके बात जो है ना वो उतनी निकलती है जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा। ठीक। तो मैंने आज तक अपने जो सोर्सेज हैं उनको कभी बिट्रे नहीं किया, कभी किसी को पता नहीं लगने दिया कि मैं किसके साथ राब्ते में हूँ और वो मुझे क्या बताते हैं और क्या। तो मैंने वो सारी सोर्सेज का नाम रख दिया चिड़िया। तो मेरी चिड़िया वो है जो मुझे असली अंदर की खबर देती है और मैं उनको प्रोटेक्ट करता हूँ कि कभी पता ना चले किसी को कि उन्होंने ये खबर दी है। इसी वजह से फिर वो मुझे खबर भी देते हैं कि मैं उनका एतमाद नहीं तोड़ता। और ना ही मैं, और कभी कभी तो ये होता है कि लगता है ऐसे जब मैं खबर दूंगा कि पता लग जाएगा कि ये वहां से आई है, तो मैं जान के उसको स्पिन दे के गूगली करा देता हूँ कि इधर से आई है। चले, बड़ा ज़बरदस्त वो एक। अच्छा, मैं कुछ बात आपके साथ कोचिंग के हवाले से भी करना चाहूँगा और कैप्टनसी के हवाले से भी करना चाहूँगा। आपके एरा के अंदर हमने देखा जब पहले मिसबा थे वो छोड़ के गए, फिर एक लगा कि अब कौन कैप्टन बनेगा, बट एक ऑटोमेटिक चॉइस जो आती थी माइंड के अंदर वो सरफराज की थी। सरफराज ने टीम को डेवलप किया, पाकिस्तान को चैम्पियन ट्रॉफी जिताई और फिर आप लोगों ने साथ मिकी आर्थर को अटैच किया। और मेरा अपना मानना ये है कि जिस तरह मैंने मिकी के साथ और सरफराज के साथ टाइम गुजारा भी और उनको पर्सनली जानता भी हूँ, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग किस्म का वो एक परफॉर्मेंस लेके चल रहे थे। फिर आपको देखें 2019 के वर्ल्ड कप के बाद दोनों को हटा दिया जाता है, फिर नए कैप्टन आते हैं, टेस्ट में डिफरेंट आता है, ओडीआई में ओबियसली डिफरेंट आते हैं, और कोच को भी हटा दिया जाता है। एक तो इस हवाले से मुझे बताइए, और दूसरा हटाने के लिए जो क्रिकेट कमेटी का एक रोल बनाया गया, मुझे नहीं समझ आती उस कमेटी का क्या रोल है, क्योंकि आपके दौर में भी वो थी। और जब भी कुछ काम उल्टा करवाना होता है तो कमेटी आ जाती है, कोई अच्छा करवाना होता है तो कमेटी कहती है हमारे पास कोई इख्तियारात ही नहीं है। तो ये दोनों को कैसे देखते हैं आप? नहीं, हमारी क्रिकेट कमेटी जो थी वो हमारे बोर्ड ने बनाई थी और उसके अंदर बोर्ड के मेंबर्स थे और कोई बाहर से बंदा नहीं था उस क्रिकेट कमेटी में। ये मैं आपको पहली बात बताऊं, वो इंटरनल लोग थे। इन्होंने जो क्रिकेट कमेटी बनाई है बाहर से लोग ले आए हैं और उनको वो पावर कोई नहीं दी। हमारे यहाँ क्रिकेट कमेटी में तो हारून रशीद साहब थे, शकील शेख साहब थे जो बोर्ड मेंबर्स थे एंड सो ऑन। तो वो तो अंदर की बात थी हमारी। इट वॉज अ कमिटी मेड बाय द बोर्ड फॉर इंटरनल था। हमने बाहर से नहीं हमको लेके आया क्रिकेट कमेटी के अंदर। ये तो सारे इन्होंने इसीलिए पहले आपको याद होगा वसीम अकरम और मेरा ख्याल है मोहसिन हसन खान को इन्होंने बना दिया। तो मैं सोचता ही रह गया कि इनका क्या काम होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता इनकी कोई हैसियत हो। उनका फिर बाद में आपने देखा क्या हुआ, वसीम और मोहसिन एक दूसरे, आपको याद है मोहसिन तो इल्जाम लगाता रहा सारी उम्र वसीम अकरम के ऊपर। वो दोनों जब इकट्ठे खड़े थे सर पकड़ के बैठे हुए थे, ये क्या कर रहे हैं ये लोग। और मोहसिन साहब कह रहे नहीं वो बस पुरानी बात है कि अब ठीक है, अब ठीक है। फिर उसके बाद छुट्टी हो गई उसकी, छोड़ के चले गए। जाहिर है यही होना था। तो क्रिकेट कमेटी जो थी हमारी वर्स एन इंटरनल अफेयर, जैसे हमारी ऑडिट कमेटी है या और कोई कमेटी थी। क्रिकेट कमेटी में वो लोग थे जो कि क्रिकेट अफेयर्स में बड़े माहिर थे। उसमें हमारे कोई एक दो बोर्ड मेंबर्स भी थे, रीजन के थे। कराची से फरूकी साहब थे, अपने शकील शेख साहब इस्लामाबाद में थे, हारून रशीद साहब थे, और लोगों को बुला लिया जाता था। मैं भी बैठता था, कभी शेरियार साहब भी बैठ जाते थे। तो दैट वाज वेरी डिफरेंट। दूसरी बात ये कि आपने क्या दूसरा सवाल क्या था? ये मैंने दूसरा कहा कि जो सरफराज और एक मिकी आर्थर का आपने कॉम्बो बनाया था वो बड़ा सक्सेसफुल मॉडल था, क्योंकि टीम बड़ी एक हमारी प्रॉपर बन चुकी थी। वाइट बॉल में 2 साल हम नंबर 1 रहे,
चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती, बट उन दोनों को मिसबाह को कमेटी का मेंबर बनाया जाता है। मिसबाह ही डिसाइड करता है कि जी ये लोग इस काबिल नहीं है कि इनको टीम का पार्ट होना चाहिए। सरफराज को कैप्टनसी से हटा दिया जाता है, मिकी आर्थर को हटा दिया जाता है, और तीनों ओहदे चीफ सेलेक्टर और कोच का भी और बैटिंग कोच भी मिसबाह को लगा दिया जाता है। तो ये कितना बड़ा मजाक था क्रिकेट के साथ। मैं अगर होता तो मैं कभी भी ना करता, और मैंने किया भी नहीं। मेरा ये मौकफ था, जब मैंने गौर से सारा कुछ देखा और इंटरेक्शन किया पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ और कोचेस के साथ, तो मेरी ये एक राय थी कि प्लेयर्स जो हैं वो, अगर कोई हमारे आइकॉन्स हैं जी, हीरोज हैं हमारे बड़े, अगर उनको लगा दिया जाए एज कोचेस तो बहुत प्रॉब्लम होगी, बिकॉज वो समझेंगे कि सिर्फ उन्हें ही पता है और वो कहेंगे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और अगर नहीं करेंगे बच्चे तो नाराजगी हो जाएंगी। हमारा कल्चर है ना ऐसा जी, ऐसे ही। तो वो एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, फिर ग्रुप्स बन जाते हैं, कैप्टन अपना ग्रुप बना लेता है, कोच अपना ग्रुप। मैंने देखा था ये। अब ना मुझे मत पूछिए क्या क्या हुआ, वो किसी दिन अगर कहा किताब लिखनी पड़ी तो बताऊंगा किसने क्या किया। मगर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि हमें सारे कोचेस जो है फॉरेन होने चाहिए। ठीक। और उसके ऊपर मैंने पूरी रिसर्च की और मैंने ये देखा कि फॉरेन कोचेस के कोई अपने जाती इंटरेस्ट नहीं होते कि ये बच्चे को करना है और इस बच्चे को करना है, ये सिफारिश लेनी है, ये नहीं लेनी। और दूसरी चीज ये, वो प्रोटोकॉल्स जो बनाते हैं बड़ी सख्ती के साथ इंप्लीमेंट करते हैं और डिसिप्लिनेरियन होते हैं जी। हमारे कोचेस, वो हमारा कल्चर ही ऐसा है। और यार सर मैंने जान दो, मैं खाना खाता नहीं जाना हुआ करो, बैठो सर गुड एंड अच्छा जल्दी जा वापस आ गए। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे सामने ये सारा कुछ हुआ। तो हमारा कल्चर नहीं अलाउ करता कि उसके डिसिप्लिन हम इम्पोज करें। जो फॉरेन कोचेस जो है वो आके इम्पोज करते हैं, फिर उनको वायलेट कोई नहीं करता, बिकॉज वो खा करके डिसिप्लिन करते हैं। अच्छा सर, तो इसीलिए मैंने लास्टली इसमें मैं पूछना चाह रहा हूँ जी, इसमें लास्टली पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि आपने मोहम्मद आमिर के लिए बड़ी फाइट की, ठीक है। आप जिस तरह इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड कप होना था, अफरीदी कैप्टन थे, आप उनको लेके आए और आपने बहुत ज़्यादा फाइट की। वी ऑल नो कि आप यू आर द मेन मैन वो जिसने लेके आए। अच्छा, अब मिसबाह के साथ, एक तो मिसबाह का जैसे हमने बात अभी कर रहे हैं कि कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं था, लेवल 2 भी अब किया जाके उन्होंने, और तो क्राइटेरिया को मीट नहीं करते, और अब्यूज़ ऑफ पावर है कि उसको 3 ओहदे दे देना। अब एक ग्रेजुअली आस्ता आस्ता फिर आपको रियलाइज़ हुआ, हमने गोल्ड सीन किया, ले लिया गया। तो अभी आमिर है, 2-4 लड़के और हैं, अभी डोमेस्टिक नॉन एक लड़के छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान को, कुछ यूएसए की टीम की तरफ भी जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, आप सब लड़कों को बड़ा क्लोजली जानते हैं, आप क्या समझते हैं कि आमिर का स्टांस ठीक है, जो कुछ लड़के इस मैनेजमेंट के हवाले से, वकार और इनके हवाले से बात करें, या ये लोग ठीक है, लड़कों की गलती अपनी है? देखिए, मैं 2-3 बातें जल्दी कर देता हूँ। पहली बात ये है, शाहिद अफरीदी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। मेरा हीरो है, पहली बात, बड़ी क्लियर कट। देखिए, इसमें कोई टू वेज नहीं है। ठीक। बड़ा जबरदस्त इंसान है और बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, कमाल का प्लेयर है, इज एन ऑलराउंडर, और जो स्पिरिट के साथ वो खेलता है, अनबिलीवेबल जी। पहली बात। दूसरी बात, मिसबाह इज द ग्रेटेस्ट कैप्टन इन माय व्यू बाय रिकॉर्ड इन पाकिस्तानी हिस्ट्री। ठीक। ही हैज वन मोर मैचेस एंड मोर टूर्नामेंट्स देन एनी कैप्टन जी। हो सकता है वो बाकी कैप्टन इनकी उनकी पर्सनैलिटी से बेहतर हो, मगर ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जी मिसबाह ने सबसे ज्यादा सीरीज जीती। ठीक। सो ही इज अ ग्रेट कैप्टन। अब वो और बात है कि क्या उसकी फैसिलिटीज थी, क्या नहीं थी। उसकी लीडरशिप क्वालिटीज भी बड़ी अच्छी थी, बट मिसबाह इज नॉट कोच मटेरियल। कोच मटेरियल इज नॉट जस्ट नोइंग अबाउट बीइंग अ ग्रेट प्लेयर। इसीलिए ग्रेट प्लेयर्स कभी कोचेस नहीं होते। ठीक। ग्रेट प्लेयर्स को मुझे बता दें कौन सा ग्रेट प्लेयर था, 2 नाम मुझे बता दें जो ग्रेट प्लेयर, जो कि बाद में ग्रेट कोचेस बने। कोई भी ग्रेट प्लेयर कभी ग्रेट कोच नहीं बना, इसीलिए बनाया भी नहीं जाता। कोचिंग इज अ वेरी स्पेशलिस्ट एक्टिविटी। उसमें साइकोलॉजी भी होती है, उसके अंदर टेक्निक होती है, इसीलिए वो कहते हैं ग्रेड 4 4 कर लेना, इट डजंट मैटर। साइकोलॉजी, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। माइक ब्रेयरली, इंग्लैंड कैप्टन, एज अ बैट्समैन वाज अ फेलियर, बट एज अ कैप्टन वाज ब्रिलियंट। उसको कैप्टन की वजह से उन्होंने रखा, ही न्यू साइकोलॉजी, हाउ टू ट्रीट द गेम विद साइकोलॉजी। तो मैं ये कह रहा हूं, कोच की भी बड़ी फैसिलिटीज होती हैं, बड़ी क्वालिटीज होती हैं, और वो प्रोफेशनल चीजें होती हैं। हमारे यहाँ कोई यहाँ उस लेवल का कोच नहीं है। मैंने बड़ी कोशिश की कि एक नेशनल कोच भी हमने रखे अपने लोग। ये कमजोरियां ऐसी थी, कल्चरल कमजोरियां, कि दे वर नॉट एबल टू मैनेज। इसलिए फिर देन व्हेन आई परसुएडेड शहरयार साहब के जी वी नीड अ फुल रेंज ऑफ फॉरेन कोचेस। बड़े महंगे पड़े हमें, मगर
डिलीवरी दी उन्होंने, जी उन्होंने डिलीवरी दी आपको। जी और हमारे बच्चे भी, वो कुछ कहते हैं उनकी अंग्रेजी नहीं समझ आती थी, ये नहीं होता था, मगर उनके इशारे और उनकी ट्रेनिंग सब समझ आती थी। जी, ऐसे और ही। आपने देखा रिजल्ट्स कैसे मिले आपको। जी बिल्कुल ऐसे ही। सर आपसे डिस्कशन करके बहुत मज़ा आया और मेरा ख्याल है ये मेरे लिए और मेरी ऑडियंस के लिए एक बड़ी वैल्यूएबल किस्म की इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन रही है और हमने बहुत कुछ वो जाना जो शायद बैकएंड पे लोग जानना चाह रहे थे। अगेन आपका बहुत शुक्रिया, आपको गाय बगाए फिर हम जहमत देते रहेंगे। नाज़रीन, आपने एटी साहब की बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू सुनी। होपफुली आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।